कल अपनों ने संक्रमण तत्व की डेफिनेशन पढ़ी थी, आज वहीं से क्लास स्टार्ट करते हैं। संक्रमण तत्वों की डेफिनेशन क्या होती है? तो संक्रमण तत्वों की डेफिनेशन में एक विशेष प्रकार की कंडीशन आ जाती है। यानी डी ब्लॉक के लिए तो बताया था कि अंतिम वाला इलेक्ट्रॉन चेक कर लो, अगर वो डी ऑर्बिटल में आ रहा है तो उसे डी ब्लॉक का तत्व बोल देते हैं। लेकिन संक्रमण तत्व के लिए कंडीशन होती है कि उनमें सामान्य परमाणविक अवस्था या ऑक्सीजन अवस्था में डी कक्षा क्या रहे, आंशिक भरा हुआ रहे। आंशिक भरा हुआ का मतलब अपने को पता है कि डी ऑर्बिटल के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, 10। 1 से लेकर अगर 9 तक इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो वो संक्रमण तत्व है। अगर 10 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो उसे संक्रमण तत्व काउंट नहीं करेंगे, उसे डी ब्लॉक का तत्व बोलेंगे, लेकिन संक्रमण तत्व नहीं बोलेंगे। इस विन्यास वाले सभी डी ब्लॉक के तत्व जो सामान्य प्रमाणिक अवस्था में या ऑक्सीजन अवस्था में ये विन्यास रखते हैं, उन्हें किसमें काउंट किया जाएगा? डी ब्लॉक के तत्व में काउंट किया जाएगा, संक्रमण तत्व में काउंट नहीं किया जाएगा। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम में कि क्या कारण है कि जिंक संक्रमण तत्व नहीं है। तो वहां पर इसका आंसर यही होता है कि संक्रमण तत्व की एक विशेष कंडीशन होती है कि उसमें डी ऑर्बिटल होता है, वो प्रमाणिक अवस्था या ऑक्सीजन अवस्था में पूर्णतः भरा हुआ न रहे, मतलब आंशिक भरा हुआ रहे। लेकिन हम जब उसकी सामान्य अवस्था या ऑक्सीजन अवस्था चेक करते हैं तो डी ऑर्बिटल उसका पूरा भरा हुआ मिलता है। पूरा भरा हुआ मिलने के कारण उसे संक्रमण तत्व नहीं माना जाता। फिर उसी की यानी जो जिंक होता है वो 12वें वर्ग का, आवर्त सारणी में 12वें वर्ग का तत्व है। 12वें वर्ग के सभी तत्व जिंक, कैडमियम, मरकरी ये तीनों तत्व संक्रमण तत्व में काउंट नहीं किए जाते। नहीं काउंट करने का रीजन इनका ये की है कि इनके सामान्य ऑक्सीजन अवस्था या सामान्य परमाणिक अवस्था में डी ऑर्बिटल होता है, वो पूर्णतः भरा हुआ मिलता है। फिर क्वेश्चन पूछते हैं कि कॉपर, सिल्वर और सोना ये सामान्य अवस्था में तो डी ऑर्बिटल पूर्णतः भरा हुआ रखते हैं, फिर भी इन्हें किस में काउंट कर लिया जाता है? संक्रमण तत्व में काउंट कर लिया जाता है। तो सामान्य इनका जब कॉपर का अपने चेक करते हैं, कॉपर का इलेक्ट्रॉन विन्यास फिल करते हैं, तो यहाँ पर लिखा ही हुआ है कॉपर का इलेक्ट्रॉन विन्यास ये आता है। इसके अंदर डी ऑर्बिटल पूर्णतः भरा हुआ है, चेक करो। तो ये सामान्य परमाणिक अवस्था है इसकी, सामान्य परमाणिक अवस्था में डी ऑर्बिटल इसका पूर्णतः भरा हुआ है। लेकिन जब इसकी ऑक्सीजन अवस्था देखते हैं तो ऑक्सीजन अवस्था में ये क्या कर सकते हैं? Cu+ बना सकता है, Cu+2 बना सकता है। अब रीजन ये आता है कि Cu+ बना रहा है तो Cu+2 बनाने की क्या जरूरत है? तो वहां पर मेन कंडीशन ये होती है कि ये कम स्थायी होता है, ये कम स्थायी होता है और ये अधिक स्थायी होता है। अधिक स्थायी होने के कारण ये किस प्रकार की यौगिक बनाता है? ज्यादातर जिसमें उसकी ऑक्सीजन अवस्था क्या निकल के है? +2 निकल के है। अतः हम कह सकते हैं कि जो कॉपर होता है वो सामान्य अवस्था में अपना डी ऑर्बिटल पूर्णतः भरा हुआ रखता है, लेकिन ऑक्सीजन अवस्था +2 ऑक्सीजन अवस्था में इसका डी ऑर्बिटल 3d9 निकल के आता है। 3d9 निकल के आने के कारण इसमें डी ऑर्बिटल होता है वो आंशिक भरा हुआ निकल जाता है। आंशिक भरा हुआ निकल जाने के कारण कॉपर को ऑक्सीजन अवस्था में किस में काउंट कर लिया जाता है? संक्रमण तत्व में काउंट कर लिया जाता है। अब ये कॉपर कौन से वर्ग का तत्व है? ये 11वें वर्ग का तत्व है। 11वें वर्ग के सभी तत्व जैसे कॉपर हो गया, Au हो गया, Ag हो गया, इन सभी के लिए यही कंडीशन अप्लाई करेंगे कि इनका ऑक्सीजन अवस्था में डी ऑर्बिटल होता है वो आंशिक भरा हुआ होता है, जिसके कारण इसे किस में काउंट कर लेते हैं? संक्रमण तत्व में काउंट कर लेते हैं। दो मेनली क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जिंक, कैडमियम, Hg संक्रमण तत्व नहीं है, रीजन बताइए। तो रीजन बताएंगे तो सिर्फ कितने लिखेंगे? सामान्य प्रमाणिक अवस्था या ऑक्सीजन अवस्था में इनका डी ऑर्बिटल जब देखते हैं तो वो पूर्णतः भरा हुआ मिलता है, जिसके कारण इसे संक्रमण तत्व में काउंट नहीं करते। जबकि कॉपर, सिल्वर और सोना ये सामान्य प्रमाणिक अवस्था में डी ऑर्बिटल अपना पूर्णतः भरा हुआ रखते हैं, लेकिन जब इसकी ऑक्सीजन अवस्था चेक करते हैं तो ऑक्सीजन अवस्था में इनका डी ऑर्बिटल अपने को क्या दिखाई देता है? आंशिक भरा हुआ दिखाई देता है। आंशिक भरा हुआ दिखाई देने का मतलब इसके डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 9 आती है, जिसके कारण इसे किस में काउंट कर लेते हैं? संक्रमण तत्व में काउंट कर लेते हैं। यहाँ तक संक्रमण तत्व की डेफिनेशन और उससे रिलेटेड क्वेश्चन कवर होते हैं। उसके बाद में इसकी श्रेणियों के एलिमेंट्स के बारे में पढ़ रही और एलिमेंट्स की श्रेणियों में इनका इलेक्ट्रॉनीय विन्यास क्या होता है वो कुछ देखेंगे। इलेक्ट्रॉनीय विन्यास के अंदर क्या कुछ अपवाद आते हैं वो डिस्कस करेंगे।
तो सर्वप्रथम अपने 3D श्रेणी के बारे में डिस्कस करते हैं। 3D श्रेणी में टोटल कितने एलिमेंट्स होते हैं? अपने को पता है कि स्कैंडियम से स्टार्ट होती है, जो 21 से स्टार्ट होता है, और कहाँ तक चलती है? जिंक तक चलती है। जिंक 30 पर रुक जाती है। टोटल एलिमेंट्स कितने होते हैं? 10। तो अब इन तत्वों को पहले तो इनका नाम याद करना होगा। नाम याद करने के बाद में इनका प्रतीक याद करना होगा। प्रतीक मतलब कैसे इनको व्यक्त करते हैं, इनका संकेत सिंपली रूप से इसे कैसे व्यक्त करते हैं वो याद करना होगा। उसके पश्चात इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिख के देखना होगा। तो ध्यान रखना कि ये जो 10 एलिमेंट है 3D श्रेणी के, इनके नाम ही है और संकेत ही है। इनको याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक है। पहले तो सिंपल याद कर लो, अगर याद होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता तो फिर एक ट्रिक से अपने क्या करेंगे, इनको याद करेंगे। ट्रिक क्या है? सिंपल सी है। एक संस्कृत का श्लोक है जिससे इसको क्या कर सकते हैं, अपने लर्न कर सकते हैं। संस्कृत का श्लोक किस प्रकार से देखिए, वक्कर फिको शक्ति वक्कर फिको निकोजन ये एक संस्कृत का श्लोक है। शक्ति वक्कर फिको निकोजन, शक्ति वक्कर फिको निकोजन। इसे ऐसे ही याद करना, रफ कॉपी में लिख के देखना, 1-2 बार लिख के देखोगे आपको याद हो जाएगा। तो शक का मतलब क्या होता है? स्कैंडियम से लेंगे। टी का मतलब क्या होता है? टाइटेनियम से लेंगे। व का मतलब क्या होता है? वेनेडियम से लेंगे। कर का मतलब क्या होता है? क्रोमियम से लेंगे। फी का मतलब क्या होता है? फेरस से लेंगे। को का मतलब क्या होता है? कोबाल्ट से लेंगे। और नी का मतलब क्या होता है? निकल से लेंगे। और निकल को का मतलब क्या होता है? कॉपर से लेंगे। और जन का मतलब क्या होता है? जिंक से लेंगे। ऐसे आप क्या कर सकते हो, इसे याद कर सकते हो। शक्ति वक्कर फिको निकोजन। शक का मतलब स्कैंडियम से है, टी का मतलब टाइटेनियम से है, व का मतलब वेनेडियम से है, कर का मतलब क्रोमियम से है, फी का मतलब फेरस से है, को का मतलब कोबाल्ट से है, नी का मतलब निकल से है, को का मतलब कॉपर से है, और जडन का मतलब जिंक से है। ये टोटल 10 एलिमेंट्स है। इस एक छोटी सी ट्रिक से आपको क्या हो सकती है, याद हो सकती है। 1-2 बार रफ कॉपी में लिख के देखना, इजीली ये याद हो जाएगी। तो इन तत्वों का एक सामान्य नाम और संकेत इनको इस रूप से व्यक्त करते हैं। तो पहला तत्व आता है 3D श्रेणी का स्कैंडियम। आपसे पूछ लिया जाए कि 3D श्रेणी का प्रथम तत्व का नाम बताइए, तो अपने डायरेक्ट बोल सकते हैं स्कैंडियम। आपसे ये भी बोल दिया जाए कि 3D श्रेणी के प्रथम तत्व का इलेक्ट्रॉनीय विन्यास लिखिए, तो अपने डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनीय विन्यास भी लिख सकते हैं। ये सारी चीजें एक सिस्टमेटिक वे से लिखोगे ना तो आपको इजीली लगेंगे। कितने भी क्वेश्चन कैसे भी पुट आउट करें, आपके माइंड में हैंड टू हैंड आ जाएंगे। तो पहला तत्व इसका स्कैंडियम होता है, जिसका इलेक्ट्रॉनीय विन्यास यानी डी ऑर्बिटल में इसके एक ही एलिमेंट आता है। अब ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 3D श्रेणी के उस तत्व का नाम लिखिए जिसमें 3D कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन आता हो। तो एक इलेक्ट्रॉन किस में आता है? स्कैंडियम में आता है, तो अपने स्कैंडियम उसका नाम लिख देंगे। सेकंड होता है टाइटेनियम, थर्ड होता है वेनेडियम, फोर्थ होता है क्रोमियम। अब क्रोमियम के लिए इलेक्ट्रॉनीय विन्यास बढ़ते टाइम एक कंडीशन अप्लाई हो जाती है। सभी में देखते हैं कि इसमें s ऑर्बिटल पूर्णतः भरा हुआ है, 4s 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं। टाइटेनियम में देखते हैं 2s पूर्णतः भरा हुआ है। वेनेडियम में देखते हैं 2s पूर्णतः भरा हुआ है। लेकिन क्रोमियम में 1s आ जाता है और 3d 5 हो जाता है। इसका क्या रीजन है? तो इसका सिंपली रीजन ये होता है कि 2 रीजन होते हैं इसके। पहला रीजन तो ये होता है कि अर्धभरित अवस्था अधिक स्थायी होती है। अर्धभरित अवस्था का मतलब क्या होता है कि अपने को पता है कि डी ऑर्बिटल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? 10 आते हैं, 2 3 4। और एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो अब यहाँ पर क्रोमियम की जब चेक करते हैं तो क्रोमियम के इलेक्ट्रॉन विन्यास वैसे होना क्या चाहिए? ये होना चाहिए। लेकिन इस अवस्था में ये क्या है? आंशिक भरा हुआ है, ये पूर्णतः भरा हुआ है। अगर इस S4s का एक इलेक्ट्रॉन इस 3D में चला जाए तो क्या हो जाएगा? सभी ऑर्बिटल क्या हो जाएंगे? आंशिक भरे हुए मिलेंगे। आंशिक भरा हुआ अवस्था क्या होती है? अर्धभरित हुआ अवस्था में मिलेंगे। अर्धभरित अवस्था क्या होती है? आंशिक भरी अवस्था में क्या होते हैं? ज्यादा स्थायी होते हैं, जो अपने 11th में पढ़ चुके हैं। 11th में अपनों ने एक विनिमय ऊर्जा पढ़ी थी। विनिमय ऊर्जा के बेस पर अपनों ने फाइंड आउट किया था कि
आंशिक भरी हुई अवस्था की विनिमय ऊर्जा अर्धभरित अवस्था की विनिमय ऊर्जा से क्या होती है, कम होती है। इसलिए अपने क्या होता है यहाँ पर अर्धभरित अवस्था बनती है। अर्धभरित अवस्था क्या होती है, आंशिक भरित अवस्था से ज्यादा स्थायी होने के कारण इसका इलेक्ट्रॉनीय विन्यास में से क्या होता है, 4s2 ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन निकल के किस में चला जाता है, 3d ऑर्बिटल में चला जाता है, जिसके कारण सभी क्या हो जाते हैं, अर्धभरित अवस्था में आ जाते हैं। अर्धभरित अवस्था में आने के कारण ये क्या हो जाते हैं, अधिक स्थायी हो जाते हैं। सिंपल सा रीजन पूछेगा आपसे कि क्या कारण है कि क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनीय विन्यास 3d4 4s2 न होकर 3d5 4s1 होता है। तो अपने बोलेंगे कि 3d4 और 4s2 अवस्था में आंशिक भरित हुआ अवस्था निकल के आती है, जबकि 3d5 और 4s1 अवस्था में क्या होता है, अर्धभरित अवस्था निकल के आती है। अर्धभरित अवस्था आंशिक भरित हुई अवस्था से क्या होती है, ज्यादा स्थायी होती है। ज्यादा स्थायी होने के कारण इसका इलेक्ट्रॉनीय विन्यास उपरोक्त प्रकार का होता है। ठीक है, यही कंडीशन कॉपर के लिए अप्लाई होती है। यही कंडीशन कॉपर के लिए अप्लाई होती है। कॉपर के इलेक्ट्रॉन यहाँ तक चेक करते हैं, 4s2 इलेक्ट्रॉन 4s2 में जा रहा है मैग्नीज का। फिर अपने चेक करते हैं आयरन का, उसमें भी 4s2 आ रहा है, कोबाल्ट में भी 4s2 आ रहा है, निकल में भी 4s2 आ रहा है। लेकिन कॉपर में यहाँ पर 3d9 4s2 नया होकर 3d10 4s1 हो जाता है। तो इससे कौन सी अवस्था बोल देते हैं, तुरंत भरित अवस्था। तुरंत भरित अवस्था आंशिक भरी अवस्था से क्या होती है, ज्यादा स्थायी होती है, क्योंकि तुरंत भरित अवस्था की जो विनिमय ऊर्जा का मान होता है वो आंशिक भरित अवस्था की विनिमय ऊर्जा से क्या होता है, अधिक होता है। अधिक होने के कारण ये ज्यादा स्थायी होती है। ज्यादा स्थायी होने के कारण इसके इलेक्ट्रॉनीय विन्यास 3d9 4s2 न होकर 3d10 4s1 होता है। ठीक है, दो क्वेश्चन जरूर पूछता है कि कॉपर और क्रोमियम या कॉपर के इलेक्ट्रॉनीय विन्यास बताइए। वहां पर आप जब इलेक्ट्रॉनीय विन्यास भरते होते हो तो 3d4 4s2 कर देते हो। ये रॉन्गली होता है, क्योंकि इसका रीजन अपन ने 11th क्लास में भी पढ़ा था कि कॉपर का इलेक्ट्रॉनीय विन्यास में एक अपवाद आ जाता है। इसे अपवाद में काउंट कर ले या इसका बेसिकली कंसेप्ट माइंड में रख लो, अर्धभरित अवस्था वाला। अर्धभरित अवस्था वाले इसका कंसेप्ट है वैसे तो, और यही अपने को क्या करना है, इसे याद रखना है। ठीक है, और क्या क्वेश्चन, हाँ तो इसके बाद में जब इनका अपने इलेक्ट्रॉन विन्यास बढ़ते होते हैं तो अपने को पता होता है कि d ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, 4s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। ये सारे इलेक्ट्रॉन अपने को फिल करके देखने हैं और चेक करने हैं कि इनमें एकमित इलेक्ट्रॉन कितने निकल के आ रहे हैं। जैसे इसका चेक करते हैं तो d ऑर्बिटल इसका 5 वाला और 4s ऑर्बिटल 2 वाला। तो एकमित इलेक्ट्रॉन का मतलब युग्मन नहीं होगा, सिंगल होगा, एक इलेक्ट्रॉन सिंगल होगा। अगर एक कक्षक के अंदर 2 ऑर्बिटल आ रहे हैं, अभी एक चीज ध्यान रखना, 3d ये कक्षक है। अब इसके अंदर जो ये होते हैं 3d xy 3d yx yz, ये जो सारे निकल के आते हैं इसे क्या बोल देते हैं, उपकक्षक बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, उपकक्षक। अब इन उपकक्षक में इलेक्ट्रॉन का युग्म नहीं होना चाहिए। अगर युग्म हो गया तो वो युग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए। इस लेकिन अपने को काउंट क्या करना है, एकमित इलेक्ट्रॉन की संख्या काउंट करनी है। तो अपने को पता है कि स्कैंडियम प्रथम तत्व है और इस तत्व के अंदर 3d में एक ही इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। 3d में एक इलेक्ट्रॉन भरे जाने के कारण इसमें एकमित इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होगी। उसी प्रकार टाइटेनियम में 2 होगी, वेनेडियम में 3 होगी, लेकिन क्रोमियम में 6 क्यों हो जाती है, क्योंकि अपने चेक करेंगे अर्धभरित अवस्था। बताया था अर्धभरित अवस्था मतलब क्रोमियम में जब इलेक्ट्रॉन भरा जाता है तो उसके d में 5 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं और 4s में 1 रह जाते हैं। तो 5 और 1 ये 6। सबसे ज्यादा एकमित इलेक्ट्रॉन रखने वाला तत्व 3d श्रेणी का कौन सा है, क्रोमियम। उसी प्रकार से सबसे कम एकमित इलेक्ट्रॉन रखने वाला तत्व कौन सा होगा, जिंक होगा। ठीक है, उसके बाद में एक चीज आती है, वो चीज ये कि पूछ लेते हैं कभी कभी कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन अवस्था दर्शाने वाला 3d श्रेणी का कौन सा तत्व है। तो अपने बोलेंगे सबसे ज्यादा एकमित इलेक्ट्रॉन दर्शाने वाला, एकमित इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अवस्था दर्शाने वाला यौगिक कौन सा होगा, मैग्नीज होगा। मैग्नीज चेक करेंगे, मैग्नीज के बायतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल। ऑक्सीजन आगे आएगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर अपने इन चीजों में यही कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। ऑक्सीजन संख्या बराबर क्या होगा, d ऑर्बिटल में एकमित इलेक्ट्रॉन की संख्या, d कक्षक में एकमित इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस में 4s कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या।
डी ऑर्बिटल में एकमित इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस में 4s कक्षक में एकमित इलेक्ट्रॉन की संख्या को किसके इक्वल निकल के आती है, ऑक्सीजन संख्या के बराबर निकल के आती है। तो मैग्नीज डी ऑर्बिटल में सबसे ज्यादा एकमित इलेक्ट्रॉन की संख्या इसकी कितनी है, 5। उसके बाद 4s कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 2। मतलब सबसे ज्यादा ऑक्सीजन अवस्था मैग्नीज दर्शाता है कितनी, Mn+7। ध्यान रखना फॉर्मूला है, आगे भी इस पर डिस्कस करेंगे, बहुत सारे यौगिक निकल के आएंगे, उसमें यानी इनके तत्व निकल के आएंगे और पूछेंगे Ti+2 की, Ti+2 होता है, क्या कारण है कि Ti+2 होता है, वो रंगीन होता है, क्या कारण है कि Ti+2 है, असंक्रमण तत्व है, ये सारी चीजें इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। अब ये कुछ क्वेश्चन है जो आप खुद सोल्व करोगे घर पर। पहला क्वेश्चन क्या है कि क्या कारण है कि जिंक, कैडमियम और मरकरी संक्रमण तत्व नहीं है, खुद घर पे सोल्व करके देखना। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सिल्वर जो मूल अवस्था में D10 विन्यास रखता है, फिर आप किस आधार पर कह सकते हैं कि यह संक्रमण तत्व है। थर्ड क्वेश्चन आप किस आधार पर आप किस आधार पर कह सकते हैं कि स्कैंडियम जिसका परमाणु क्रमांक है 21 संक्रमण तत्व है, जबकि जिंक जिसका परमाणु क्रमांक है 30 संक्रमण तत्व नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन परमाणु क्रमांक 23 द्वारा प्रदर्शित उच्च ऑक्सीजन अवस्था क्या होगी, उच्च ऑक्सीजन अवस्था क्या होगी। पहले बताया कि ऑक्सीजन अवस्था फाइंड आउट करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, उसके डी ऑर्बिटल में एकमित इलेक्ट्रॉन की संख्या देखिए, प्लस में 4s ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या देखिए। अगर उस संख्या के अकॉर्डिंग जो नंबरिंग निकल के आती है वो उसकी क्या निकल के आएगी, ऑक्सीजन अंक निकल के आएगा। फिफ्थ क्वेश्चन क्या, कॉपर व Zn में एकमित इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। एकमित इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी है, क्योंकि कॉपर में और जिंक के अंदर दोनों में चेक करना है कि एकमित इलेक्ट्रॉन कितने कितने हैं, उसकी नंबरिंग पूछिए। अगर 2 निकल के आ रहे, 3 निकल के आ रहे तो वो नंबरिंग लिख दो, 0 निकल के आ रहे तो 0 लिख दो, वो आपको घर पे सोल्व करना है। लास्ट क्वेश्चन क्या है, क्रोमियम और कॉपर का इलेक्ट्रॉनीय विन्यास लिखिए। इलेक्ट्रॉनीय विन्यास लिखना है, ये 2 अपवाद वाले थे, आपको बताया था मैंने, अर्धभरित अवस्था और पूर्ण भरित अवस्था का रीजन भी पूछ सकता है कि क्या कारण है कि क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनीय विन्यास ये न होकर ये होता है, वो आप खुद सोल्व करोगे। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी है, कल अपने इनके भौतिक गुणधर्मों के बारे में पढ़ेंगे। जय श्री कृष्ण।